खंड के संग्रामी योद्धाओं ने अंग्रेजों के कुली बेगार के रजिस्टरों को सरयू बगड़ में बहा दिया, तो वहां से हम यात्रा करते हुए आपके नगर देवाल तक आए हैं। और हम ये सिर्फ बात ये कहने आए हैं आप तमाम लोगों से, अंकिता भंडारी के प्रकरण को पिछले 3 सालों से पूरा उत्तराखंड देख रहा है। उत्तराखंड के सारे लोगों के निगाह और उत्तराखंड से आगे बढ़कर के निगाह देश दुनिया की भी इस पूरे प्रकरण पर है। लेकिन आज भी ये सवाल है कि अंकिता भंडारी के मामले में न्याय पूरा नहीं हुआ, इंसाफ पूरा नहीं हुआ, पूरी तरह से इंसाफ होना अभी बाकी है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं, आप सारे लोग जानते हैं कि अंकिता भंडारी के प्रकरण में न्याय इसलिए अधूरा है क्योंकि उस बच्ची की हत्या क्यों हुई? उस बच्ची की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उसने वो एक कोई तथाकथित वीआईपी था, कोई सफेद पोश था या थे। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि एक ही वीआईपी हो, कई सारे लोग हो सकते हैं। तो वो तथाकथित वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने से उसने इनकार किया, इसलिए उसकी हत्या हुई। तो उस बेटी ने, उस बच्ची ने तो अपना स्वाभिमान अपने प्राणों से बढ़ करके रखा, अपने स्वाभिमान को गिरवी रखने से इनकार किया, अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखने से इनकार किया, उन वहशी दरिंदों का शिकार होने से, उनका ग्रास बनने से इनकार किया और इसलिए उस बच्ची की हत्या कर दी गई। लेकिन जिनकी वजह से हत्या हुई, ये सही बात है कि 3 लोग जेल में हैं। पुलकित आर्य जेल में है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद आर्य का बेटा है। पुलकित आर्य खुद भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा है, युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रहा है और उस समय भी वो लगातार अपराध करता रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो पुलकित आर्य जैसे लोग जन्म लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि पुलकित आर्य बीएएमएस की परीक्षा देने गया, बीएएमएस में उसने एडमिशन लिया और बीएएमएस की परीक्षा में उसकी जगह कोई दूसरा लड़का बैठा, वो पकड़ा गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर किसी पर उसने जानलेवा हमला किया और फिर अपने बाप के रसूख के दम पर, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के दम पर वो फिर छूट गया। तीसरी बार लॉकडाउन चल रहा था, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था और पुलकित आर्य अपने बाप की सरकारी गाड़ी लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दी हुई गाड़ी लेकर के हरिद्वार से लेकर के जोशीमठ पहुंच गया, उर्गम पहुंच गया। उर्गम में लोगों ने पकड़ा कि ये कौन है, ये कैसे लॉकडाउन है जब चारों तरफ सब बंद है, तो ये कहां से आ गया? तो पता चला साहब ये भारतीय जनता पार्टी के दर्जा राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। अपने बाप के रसूख के दम पर वो फिर छूट गया और क्योंकि वो बार बार अपराध करके छूटता रहा तो चौथी बार वो जहां उसने अपराध किया तो उसने एक बच्ची की हत्या कर डाली। क्योंकि वो बच्ची जिस्म फरोशी के दलदल में धकेले जाने से इनकार कर रही थी, वो गंदगी जो उस वरंतरा रिजॉर्ट के भीतर परोसी जा रही थी, उस गलाजत में शामिल होने से उस बच्ची ने इनकार कर दिया। इसलिए पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों ने उसकी हत्या कर दी। आज के दिन पर वो हत्यारे जेल के भीतर हैं, अदालत ने उनको सजा दी है। लेकिन आप अदालत का फैसला पढ़ेंगे, 30 मई 2025 को जब अदालत का फैसला हुआ, वो 160 पन्ने का फैसला है और उस फैसले को आप पढ़िए, उस फैसले को आप देखिए तो आपको पता चलता है। वो लिखते हैं कि साहब हत्या क्यों हुई? वीआईपी की वजह से हुई। अंकिता भंडारी का चैट उसमें है, वो बता रही है कि 19 तारीख को कोई वीआईपी आने वाला है और 19 तारीख से पहले 17 तारीख को, 18 तारीख को उस बच्ची के साथ उस रिजॉर्ट पे धक्का मुक्की हो रही है, मारपीट हो रही है, उसका फोन छीना जा रहा है, फिर उसको डराया धमकाया जा रहा है। ये सब केस में लिखा हुआ है, अदालत के फैसले में लिखा हुआ है। लेकिन जिसकी वजह से ये किया जा रहा है उसको पुलिस ने खोजा नहीं। आज के दिन पर, पिछले दिनों जब ये प्रकरण नए सिरे से उठा, जैसा हमारे साथी त्रिलोचन भट्ट जी ने कहा कि पिछले दिनों ये प्रकरण नए सिरे से खड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के भीतर के लोगों ने, वो ज्वालापुर के विधायक रहे सुरेश राठौर भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने एक ऑडियो, उनकी जो पत्नी होने का दावा कर रही है, उन्होंने उनका ऑडियो चलाया। उस ऑडियो में वो कह रहे हैं कि भाई दुष्यंत कुमार गौतम है वो वीआईपी, अजय कुमार है वो वीआईपी। जब ये ऑडियो नए सिरे से खड़ा हुआ तो लोग सड़क पर उतरे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारी सनसनीखेज बातें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं जिनको लेकर के आश्चर्य होता है, लेकिन इस प्रकरण पर लोग सड़क पर क्यों उतरे? इस प्रकरण पर लोग सड़क पर इसलिए उतरे क्योंकि लोगों के मन में, जनता के मन में यह टीस थी कि न्याय नहीं हो रहा है,
जनता के मन में ये पीड़ा थी कि इंसाफ नहीं हुआ है, इंसाफ होना बाकी है, इसलिए लोग सड़क पर उतरे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले दिनों तब तमाम लोगों ने ये कहना शुरू किया। एसआईटी का हिस्सा रहे एडिशनल एसपी शेखर सुयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोई वीआईपी नहीं था। फिर नरेश बंसल जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने पत्रकारों के सामने कहा कोई वीआईपी नहीं था। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा, पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कोई वीआईपी होता तो वो जो 3 लोग जेल में बंद हैं वो तो जरूर बताते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सबसे खतरनाक साजिश है। ये साजिश सिर्फ अपने वीआईपी को बचाने की नहीं है। वीआईपीओ को तो बचाना है, जिनका नाम आ गया उनको भी बचाना है, लेकिन जो जेल में बंद है उनके लिए भी बाहर निकलने का रास्ता खोलना है। क्योंकि वो कौन है? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, सारे के सारे वो भी तो उसी परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए उनको बचाने का रास्ता खोल रहे हैं। क्योंकि जब पुलिस का एडिशनल एसपी ये कहता है कि कोई वीआईपी नहीं था, हत्या का मोटिव 30 मई 2025 को जो एडिशनल सेशन कोर्ट कोटद्वार ने सजा दी है, उसने लिखा है कि हत्या का मोटिव, हत्या का उद्देश्य, हत्या का कारक वीआईपी था। और जैसे पुलिस का जांच करने वाला अफसर कहेगा कि कोई वीआईपी नहीं था, तो हत्या का उद्देश्य ही खत्म हो गया। तब पुलकित आर्य और उसके साथी जो कहानी सुना रहे थे, वही कहानी सच मानी जाएगी। तो ये षड्यंत्र है, ये वो साजिश है, ये फरेब है, ये छल है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कहने के बावजूद अंकिता भंडारी के मुख्यमंत्री ने कहा, अंकिता भंडारी के माता पिता से हम उस माता पिता को सलाम करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी बेटी खोई, अपनी बच्ची खोई, लेकिन इंसाफ की उम्मीद नहीं खोई। इंसाफ की उम्मीद के लिए वो आज भी लड़ रहे हैं। हमको उस माँ बाप के साथ भी खड़े होना है जिन्होंने अपने 18-19 साल की बच्ची खो दी और जो आज दर दर पर ठोकरें खाकर के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और उनको मुख्यमंत्री ने बुलाया, और बुलाया क्या, इतनी संवेदनहीन सरकार मैंने नहीं देखी। रातों रात उनको पौड़ी से उठा करके देहरादून लाया गया। कई घंटों तक हमारे साथियों में चर्चा रही कि पुलिस तो उनको किसी से बात नहीं करने दे रही, मुख्यमंत्री किसी से बात नहीं करने दे रहा। फिर थोड़ी देर बाद फोटो आया, शॉल डालता हुआ मुख्यमंत्री गले में शॉल डाल रहा है। लेकिन उस माँ बाप ने जो लिख करके दिया, वो 4 लाइन जो उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वीआईपी के नाम का खुलासा हो। उस चिट्ठी में अंकिता के पिता और माता ने लिखा, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि जहां तक एसआईटी ने जांच की उससे आगे जांच हो। उन्होंने कहा सीबीआई की जांच हो और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। और आज के दिन पर पूरे उत्तराखंड के भीतर हम सारे लोग जो उस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, हम सब यही कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। 1 हफ्ता हो गया है सीबीआई की जांच की घोषणा का। सारा देहरादून मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के पोस्टरों से पाट दिया गया है। ये मुख्यमंत्री का आभार, शुक्रिया, मुख्यमंत्री जी की जय जयकार। और 1 हफ्ते के बाद आप और हम ये नहीं जानते हैं कि सीबीआई क्या जांच करेगी, सीबीआई किसकी जांच करेगी, सीबीआई कैसी जांच करेगी। और ये मैं सरल शब्दों में कह रहा हूं, कानूनी भाषा में जो कहते हैं कि सीबीआई का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा, किसके आधार पर वो जांच करेगी, तो इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। और षड्यंत्रों का सिलसिला लेकिन लगातार जारी है। अचानक ऐसे ऐसे संदिग्ध पात्र बीच में आ जाते हैं, ऐसे संदिग्ध चरित्र लोग बीच में आ जाते हैं जिनका इस केस से अब तक पिछले 3 साल में कोई लेना देना नहीं रहा। अचानक हमने देखा कि एक दर्शन भारती नाम के सज्जन बीच में आ गए। ये कौन है जी? इनका इस उत्तराखंड में पिछले 20-25 सालों में बता दीजिए कि जनता सड़क की लड़ाई लड़ रही थी, जनता अस्पताल की लड़ाई लड़ रही थी, जनता रोजगार की लड़ाई लड़ रही थी, और ये उस लड़ाई में कहीं शामिल रहे हो? तो ऐसी किसी लड़ाई में दर्शन भारती शामिल नहीं रहे। वो इस उत्तराखंड के भीतर फूट पैदा करने की राजनीति के औजार रहे। लोगों के बीच में हिंदू और मुसलमान का झगड़ा जहां पैदा करना हो, उस झगड़े में वो शामिल रहे। आज तक का उनका यही इतिहास है। अब अचानक वो इस केस में आ गए, और ये जैसे कुछ कम था, सीबीआई जांच की घोषणा की, और उसके बाद अचानक पता चला कि एफआईआर कौन करेगा। तो पता चला एफआईआर कर रहे हैं अनिल प्रकाश जोशी। कौन है साहब? ये पर्यावरणविद है। आपने देखा पर्यावरण के सवालों पर अनिल प्रकाश जोशी को बोलते हुए? आपके यहाँ आपके बगल में आपदा आई, आपने सुना कि पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी आपके साथ आए, लोगों के आंसू पूछने यहाँ आए? हम तो देख रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम पर उत्तरकाशी में देवदार के 7,000-6,000 पेड़ काटे जा रहे हैं।
6000 पेड़ देवदार के कुछ किलोमीटर के फासले में काटे जा रहे हैं, हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं कि हाईवे चौड़ा करना है। और जो आदमी अपने आप को पर्यावरणविद कहता है उसको हमने सुना नहीं आज तक बोलते हुए। मैं आपको बताऊं, हम तो जोशीमठ में लड़ रहे थे, जोशीमठ धंस रहा था, उसके खिलाफ हमारे साथी हैं वो कॉमरेड अतुल सती, उनकी अगुवाई में लड़ाई लड़ी जा रही थी। और हमने कहा कि एनटीपीसी जिम्मेदार है जोशीमठ की तबाही के लिए, बर्बादी के लिए। अनिल जोशी पहले आदमी थे जिन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया कि नहीं, एनटीपीसी का कोई दोष नहीं। अनिल जोशी वहां गए, कॉमरेड अतुल सती ने तहसील में उनको दौड़ाया कि ये आदमी दलाली कर रहा है, सरकार की दलाली, सत्ता की दलाली कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनिल जोशी वो आदमी है जो प्रोजेक्ट और ये एनजीओ वाले लोग, प्रोजेक्ट और फंडिंग पर काम करने वाले लोग, ये कोई कदम उठाते हैं तो पहले फोटो खिंचवाते हैं कि प्रोजेक्ट में सबमिट करना है। आज के दिन पर वो एफआईआर करने चले आए। पर्यावरण के मसले पर वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये अंकिता भंडारी प्रकरण में पिछले 3 साल में एक बयान कहीं उन्होंने नहीं दिया, और आज वो बीच में एफआईआर करने चले आए हैं। क्यों भाई? अनिल जोशी कौन है? अंकिता भंडारी से उनका क्या लेना देना है? उनका क्या मतलब है? वो परिवार वाले हैं, वो रिश्तेदार हैं, वो वारिस हैं, वो पीड़ित हैं, वो कौन है? वो कोई नहीं है। कानून की भाषा में मैंने लोगों से कहा कि कानून की भाषा में उसको कहते हैं कि लोकस स्टैंडाई, यानी कि आपका उस मुकदमे में खड़े होने का आधार क्या है। अदालत में पूछा जाएगा कि अनिल जोशी जी आपका लोकस स्टैंडाई, कोई लोकस नहीं है कि तुम कौन, मैं खामखा, मैं ऐसे ही चला आया बीच में क्योंकि सरकार ने प्रायोजित किया। तो ये नया छल है, ये नया षड्यंत्र है, ये नया छद्म है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम तमाम लोगों के बीच इसी बात को लेकर के जा रहे हैं कि असल में सड़क पर अगर आंदोलन की बात होती रहेगी, सड़क पर अंकिता भंडारी के न्याय की, अंकिता भंडारी के इंसाफ की बात होती रहेगी, तो सत्ता सरकार झुकेगी और सड़क खामोश हो जाएगी, तो कोई न्याय, कोई इंसाफ की बात नहीं होगी। आप ये तय समझिए, हम लोगों ने एसआईटी से लेकर सीबीआई तक की घोषणा का भी जो रास्ता है वो आंदोलन से तय हुआ है। मैं आपको ये बात साफ करना चाहता हूं, सरकार कोई एसआईटी नहीं बनाना चाहती थी। वहां तो पटवारी मामला रफा दफा करने पर उतारू था, लोग सड़क पर उतरे तो एसआईटी बनी, लोग सड़क पर उतरे तो उनको सजा हुई। कोर्ट द्वार की अदालत में जिस दिन भी उस मुकदमे की तारीख होती थी, उत्तराखंड के भर के एक्टिविस्ट उस कोर्ट द्वार की अदालत के बाहर इंसाफ का नारा लगाते हुए सड़क पर खड़े रहते थे, इसलिए इंसाफ हुआ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अंकिता भंडारी के न्याय का सवाल सिर्फ एक लड़की के न्याय का सवाल नहीं है। अंकिता भंडारी के न्याय का मसला सिर्फ एक बेटी के न्याय का, एक बहन का, एक बच्ची के न्याय का सवाल नहीं है। ये इस उत्तराखंड में हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक बेखटके घर से बाहर निकल करके पढ़ाई लिखाई करने जा सकेंगी कि नहीं जा सकेंगी, इसका सवाल है। ये इस बात का सवाल है कि हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें पढ़ लिख करके नौकरी करने घर से बाहर जा सकेंगी कि नहीं जा सकेंगी, या ऐसे ही वीआईपी, वहशी, दरिंदे, सफेद पोश अपराधी उनकी ताक में बैठे होंगे, ये इस बात का सवाल है। अंकिता भंडारी केवल 20 दिन नौकरी कर पाई उस रिजॉर्ट में। 28 अगस्त 2022 को उसने नौकरी शुरू की और 18 सितंबर 2022 को उसकी हत्या कर दी गई किसी सफेद पोश, वहशी, दरिंदे, वीआईपी के लिए। तो ये इस बात का सवाल है। और मैं आपसे ये बात भी कहना चाहता हूं, जब ये बात हो रही है कि ये उत्तराखंड कैसा बनाया जा रहा है। अभी कल परसों काशीपुर में एक किसान ने आत्महत्या की और उस किसान ने आत्महत्या करते हुए कहा कि मैं पुलिस की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं। उसने उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा का नाम लिया अपने डाइंग स्टेटमेंट में, अपने वीडियो में, और कहा कि मेरे अंग बेचने के बाद जो पैसा बचे वो मणिकांत मिश्रा को दे देना, वो बाकी पुलिस वालों को दे देना। ये पुलिसिया राज इस उत्तराखंड में कायम हो रहा है। पुलिस ऐसे लोगों को मरने पर, आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगी, यह ऐसा राज इस उत्तराखंड में कायम हो रहा है। और आज सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था, आज सुबह एक खबर आई कि वो जो पुलिस वाले जिन्होंने उस सिख किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, वो जो सब इंस्पेक्टर है, वो जो बाकी लोग हैं, सबको ट्रांसफर करके चमोली और रुद्रप्रयाग भेज दिया गया है। राज्य बनने के बाद भी हम पनिशमेंट का जिला है। हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं रहेगा, हम अस्पतालों में लड़ते रहेंगे,
यहाँ से लेकर तमाम जगहों तक महिलाएं सड़क पर बच्चे पैदा करने के लिए विवश हैं, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है। हमारी नौजवान महिलाएं, नौजवान बहनें प्रसव जैसी साधारण प्रक्रिया में सड़क पर बच्चा पैदा कर रही हैं। प्रसव प्रक्रिया के दौरान 23 साल की, 24 साल की, 25-26 साल की लड़कियों की मौत हो जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं। डॉक्टरों का इंतजाम हमारे अस्पतालों में नहीं होगा। स्कूलों पर एक छोर से दूसरे छोर तक ताले लगाए जा रहे हैं। 4000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रोजगार का कोई ठिकाना नहीं, नौकरियों की लूट हो रही है। तो हमारे यहाँ कौन आएगा कि वो जो रुद्रपुर में पनिशमेंट पर सस्पेंड किए गए हैं, हम पनिशमेंट का जिला है, पहाड़ पनिशमेंट की जगह है, सजा देने की जगह है पहाड़। मजा लेने के लिए आएंगे या तो हमारे जल जंगल की लूट करेंगे ये सफेद पोश अपराधी आकर के, जिनके लिए वनंतरा जैसे रिजॉर्ट खोले गए हैं। तो ये सवाल हमारे सामने है, ये सवाल हमारे सामने है कि उन रिजॉर्ट के भीतर क्या होता है, ये जो रिजॉर्ट की संस्कृति है उसके भीतर क्या होता है। वो जो सफेद पोश अपराधी हैं जिनको वीआईपी कहा जा रहा है, ये उत्तराखंड ऐसे सफेद पोश अपराधियों की ऐशगाह में तब्दील कर दिया जाएगा, उनकी चारागाह में तब्दील कर दिया जाएगा। ऐसे सफेद पोश अपराधी यहाँ पनपेंगे। ये उनके लिए राज्य हमने बनाया। इस उत्तराखंड की लड़ाई में नौजवानों ने शहादत दी, हमारी महिलाओं ने, हमारी माताओं बहनों ने मसूरी में, खटीमा में, मुजफ्फरनगर में शहादतें दी, कुर्बानियां दी, बलिदान किया, इसलिए कि ये राज्य कुछ सफेद पोश वीआईपीओ की शरणगाह बने, ऐशगाह बने, चारागाह बने। इसलिए इस बात के लिए इस राज्य की शहादत हुई। ये राज्य बना, लड़ करके लोगों ने शहादतें दी, तब राज्य बना। इसलिए कि एक पार्टी सत्ता में आएगी जो धर्म की बड़ी ठेकेदार पार्टी है, जिसका धंधा धर्म का धंधा है, जो रोज कहेगी देवभूमि देवभूमि, और देवभूमि का नाम ले लेकर के इस भूमि को दरिंदा भूमि में तुमने तब्दील कर दिया है, इस भूमि को दरिंदा भूमि में बदल दिया है। ऐसे वहशी दरिंदों के बचाव में आप खड़े हैं। ईमानदार लोग होते, न्याय पसंद लोग होते तो कहते हैं कि भाई जिस दिन नाम आया है वो न्याय के कटघरे में खड़ा रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि अंकिता भंडारी के न्याय का सवाल इस उत्तराखंड के भीतर, ये हम कैसा उत्तराखंड बनाएंगे इसका सवाल है। यहाँ थाईलैंड वाला पर्यटन का मॉडल चलेगा क्या? हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे? तो ऐसा उत्तराखंड नहीं बनने देना है। इसलिए न्याय की लड़ाई सत्ता के खेमे तक, सत्ता के गलियारों तक न्याय की आवाज लगातार पहुंचनी चाहिए। हम तो अपील करना चाहते हैं, रोज जुलूस नहीं निकाला जा सकता, रोज धरने पर नहीं उतरा जा सकता, रोज बाजार बंद भी नहीं हुआ जा सकता, लेकिन रोज आपके पास फोन है, उस पर रोज अंकिता भंडारी को न्याय दो, वीआईपी को न्याय के कटघरे में खड़ा करो। इतना तो लिखा जा सकता है, हर दिन लिख सकते हैं, रोज एक पोस्ट लिख सकते हैं, इतना तो किया जा सकता है। तो इतना जरूर हम लोग करें। इस उत्तराखंड को बचाने की, इस उत्तराखंड को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हम सब के पास है। ये उत्तराखंड जल जंगल जमीन के लुटेरों की ऐशगाह न बने। ये उत्तराखंड महिलाओं पर नजर डाले हुए अपनी यौन लिप्सा, यौन कुंठाओं को बुझाने के लिए यहाँ आने वाले वहशी दरिंदे, सफेद पोश अपराधियों की शरणगाह, ऐशगाह न बने। इसलिए हम लोगों को लगातार लड़ते रहना है। सड़क पर आवाज खामोश नहीं होने देनी है। सड़क की आवाज गूंजती रहेगी तो न्याय होगा। सड़क पर आवाज गूंजती रहेगी तो वीआईपी कानून के कटघरे में खड़े किए जाएंगे। सड़क की आवाज खामोश होती रहेगी तो एक आदमी एक दिन चुनाव में आएगा, वो कहेगा मेरे भुला भुलियो, मेरे दीदी बहनियों, मैं आपको प्रणाम करता हूं दाने सयाणों, और इतने में काम तमाम हो जाएगा। उस आदमी से भी पूछिए जो हर चुनाव में आता है, यहाँ हर चुनाव में उसके नाम पर लोग वोट देते हैं, उनसे भी तो पूछिए। देश के प्रधानमंत्री एक क्रिकेटर के अंगूठे पर खरोच लगती है और ट्वीट करके उसका हालचाल पूछते हैं। आज एक बच्ची की हत्या हुई, उसके इंसाफ के लिए 3 साल से लोग लड़ रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के लोग उसमें लिप्त बताए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुल रहा है। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा किस तरह से चलेगा? इसलिए आप तमाम साथियों से बस इतना कहना है कि न्याय की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई, सड़कों पर न्याय की आवाज, इंसाफ की आवाज सड़क पर बुलंद रखिए। सोशल मीडिया के जरिए, दूसरे जरियों से इस बात को आगे बढ़ाते रहिए। मुझे विश्वास है कि तमाम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे, इस आवाज को आगे बढ़ाएंगे। अंकिता भंडारी के न्याय का प्रकरण ठंडा नहीं पड़ेगा। इस मामले में इंसाफ होगा।
हम तमाम लोग ये इंसाफ सुनिश्चित करेंगे। इस उत्तराखंड को सफेद पोश अपराधियों की शरणगाह हम नहीं बनने देंगे। इस उम्मीद के साथ आप सारे लोग इतनी देर तक यहाँ आकर के आपने हमारी बात सुनी, बिना किसी पूर्व सूचना के आप सब लोग यहाँ आए हैं। आप सब ने इतनी देर तक हमारी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। सीबीआई जांच नहीं होने दी। एसआईटी ने इस मामले में दो चीजों को छोड़ दिया। एक तो वीआईपी कौन था, उस दरवाजे तक एसआईटी पहुंची नहीं, वो दरवाजा ही नहीं खोला और वीआईपी का मामला बंद हो गया। एक और मामला छोड़ दिया गया। जब उस बेटी की हत्या हुई तो वहां की विधायक ने, रेणु बिष्ट, यमकेश्वर की विधायक, उन्होंने जिस कमरे में वो बच्ची रहती थी उस कमरे पर बुलडोजर चलवा दिया और जो सबूत थे वो सबूत नष्ट कर दिए गए। इस मामले में भी एसआईटी नहीं पहुंची, इस मामले की भी कोई जांच नहीं की। लगातार हमारे अंदर टीस थी, हम सब लोगों के अंदर, आपके अंदर भी, क्योंकि वह मामला केवल अंकिता बेटी का नहीं है, हम सब के घरों में बेटियां हैं और आज सवाल हमारी बेटियों की सुरक्षा का है। तो हमारे सबके मन में सवाल तो था। 3 लोगों को सजा हो गई थी निचली कोर्ट से, हालांकि वो मामला इतना कमजोर है कि हाई कोर्ट में वो गिर जाएगा, वो रिहा हो जाएंगे। उसके बावजूद भी चलो 3 को सजा हो गई थी, लेकिन हम सबके मन में एक टीस थी कि वो वीआईपी कौन है। अभी हाल ही में फिर से ये मामला फिर से उजागर हुआ। बीजेपी के लोगों ने ही कहा कि उसमें एक वीआईपी तो बीजेपी का उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम था। हमने नहीं कहा, उन लोगों ने ही कहा। एक और नाम आया, उसमें उत्तराखंड बीजेपी का संगठन महासचिव अजय कुमार वीआईपी था। हमने नहीं कहा, उन लोगों ने कहा। हम लोग फिर सड़कों पर उतरे, जैसे कि आपको पता है देहरादून में एक बड़ी रैली भी हुई। हम लोगों ने फिर कहा कि सीबीआई जांच करवाओ भाई, और सीबीआई जांच के साथ एक और जरूरी शर्त ये थी कि ये सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में हो, क्योंकि ये साफ है कि आपकी सीबीआई पे हमें बहुत भरोसा नहीं है। आपकी सीबीआई भी जांच करेगी तो उस एसआईटी की तरह ही वीआईपी को भी छोड़ देगी, सबूत नष्ट करने वालों को भी छोड़ देगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में ये सीबीआई जांच करवाई जाए। अब देखिए हमारी सरकार की चालाकी, घोषणा कर दी सीबीआई जांच की, आप सबको पता है, लेकिन जो असली मांग थी किसी जज की निगरानी में हो, वो छोड़ दी। हमें बता दिया, सब में फैला दिया कि सीबीआई जांच हो गई जी, हो गई। ये लोग अब बेकार विरोध कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई जांच यदि अभी हालांकि 1 हफ्ता हो गया, अभी कुछ नहीं है कहीं कहां पे हो रही है और क्या क्या जांच होगी ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन यदि सीबीआई जांच करती है, बिना कोर्ट की निगरानी के करती है, तो उस जांच में भी एसआईटी की तरह वीआईपी को छोड़ा जाएगा। कभी पता नहीं चलेगा ये वीआईपी था कौन। तो आज सवाल फिर वही है कि वीआईपी कौन था। इसलिए हम इस यात्रा पर निकले हैं, अंकिता न्याय यात्रा। हम लोग छोटी छोटी जगह पे जा रहे हैं, ये छोटी छोटी इस तरह की सभाएं कर रहे हैं और आप लोग इतने यहाँ पे आए हैं, ऐसी सब जगह पे जुट रहे हैं। और हम सब लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें पता लगाना है, हमें ये जानना है कि वो वीआईपी कौन था, तुम्हारा कौन सा नेता था जिसको तुम लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये लड़ाई हम आगे बढ़ाने के लिए अंकिता न्याय यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। फिलहाल में मदन मोहन चमोली जी हमारे साथ हैं, एक गीत गाकर इसकी शुरुआत करेंगे। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और गीत गाने से पहले मैं एक बात ये आपकी बात में जोड़ते हुए ये कहना चाहूंगा कि जो इस विषय पर मौन साधे हैं और हमारी सरकार, ये धामी सरकार जो है ये पूरी तरह बचाने में लगी है, तो इसमें एक खास तरह की मिलीभगत हम तो ये सवाल दिल्ली से भी करेंगे, क्योंकि दिल्ली भी मौन है, प्रधानमंत्री भी मौन है और धामी तो खैर न सिर्फ मौन है बल्कि धामी इसमें शामिल भी है। मैं यहाँ तक इस बात को कहता हूँ क्योंकि जब यह हत्याकांड हुआ था उस दौरान जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई थी उसमें साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री की सहमति के साथ ये हुआ था, तो वो शामिल होने की बात मैं इसी आधार पर कर रहा हूँ। और एक गीत इस आह्वान के साथ
कि ये मुद्दा भी जिंदा रहे, हमारी लड़ाई भी जिंदा रहे। और इस आह्वान के लिए एक गीत मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि धन्यवाद चमोली जी। बाकी लोग भी यदि हमारी बात सुन रहे हो तो जरूर आसपास आ जाएं या जहां बैठे हैं वहां से सुनते रहें। तो साथियों,